Do you get confused how to use would, or you are not able to understand sometimes the multiple uses of would? If your answer is yes, then you stick with me in this video till the end. In this video, I'm going to teach you the modal verb would and all the 9 uses of would. After watching this video, I promise you, you will not have any problem in using would. Hi friends, this is Muhyiddin Sheikh and I welcome you to International Speakers Academy. Friends, इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वर्ब वुड के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सीखेंगे कि वुड के कितने यूजेस हैं और मैं हर एक यूज को डिटेल में आपको सिखाने जा रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वुड को यूज करने में। और मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद वुड के बारे में आपके दिल में दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। So friends, if you have not subscribed our channel till now, please subscribe the channel, hit the bell icon to get the notification regularly. And if you like the video, please share it with your friends, family members, and acquaintances. If you really want to become an elite English communicator, you can join our online English communication master training program. To join that program, you can WhatsApp us on the number given below. So let's get started. Would. So there is no particular meaning of would. Would का कोई खास meaning नहीं है. It depends how do you use in a sentence. ये depend करता है कि आप sentence में से कैसे use करते हैं. So first I will teach you the rule number 1. Modal verb would is used as past tense of will in indirect speech. Direct speech and indirect speech. I have made a video on that topic. You can watch that video. Indirect speech और direct speech किसे कहते हैं? Direct speech वो होता है जो स्पीकर है जिसने कुछ बोला आपने सेम टू सेम उसको कॉपी कर दिया. That is called direct speech. But mostly we speak in indirect speech. So indirect speech के अंदर में जब भी आपको कोई पास्ट के सेंटेंस के साथ कोई फ्यूचर बोलना है तो वहां पे विल के बदले वुड का यूज होगा. जैसे he said to me that he would look into the matter. He said to me, this is the past tense, simple past tense. He would look into the matter, लेकिन उसके रिलेट में ही उसके रिलेटेड ही लेकिन उसके रिलेटेड ही जो सेकेंड सेंटेंस है वो फ्यूचर है. तो यहां पे विल के बदले वुड का यूज करेंगे. वुड का. He said to me, उसने मुझसे कहा that के he would look into the matter के वो इस मैटर के अंदर में गौर फिक्र करेगा या देखेगा. लुक मतलब देखना, लुक इनटू मतलब गौर फिक्र करना या ध्यान देना. So he said to me that he would look into the matter. उसने कहा कि वो इस मामले में ध्यान देगा. Now let's take an example of second sentence. He promised me that he would come today. He promised me. उसने मुझसे वादा किया. तो ये सिंपल पास्ट टेंस है. जो इसके साथ में जो फ्यूचर टेंस बोला गया है वो पास्ट में बोला गया है. तो आपको याद रखना है कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट टेंस है और दूसरा फ्यूचर है तो उस फ्यूचर में विल के बदले वुड का यूज करेंगे. सो ही प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड कम टुडे. उसने मुझसे वादा किया कि वो आज आएगा. ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड दैट ही वुड नॉट गिव मनी. ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड. उसने फोन किया और मुझे बताया that he would not give me money, कि वो मुझे पैसा नहीं देगा. So first sentence he called and informed me, ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है. और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर है. विल आना चाहिए लेकिन पहला सेंटेंस पास्ट है उसकी वजह से
दूसरे में वुड आया। इसी तरह से यहाँ पे जो एग्जांपल है, ही सेड टू मी दैट ही वुड लुक इनटू द मैटर, उसने मुझसे कहा कि वो इस मैटर में देखेगा। जो सेकंड सेंटेंस में विल के बदले वुड है, तो ये रूल याद रखना है। अब इसका जो डायरेक्ट स्पीच क्या होता था, ही सेड टू मी आई विल लुक इनटू द मैटर। ये जो आई विल लुक इनटू द मैटर है, किसने कहा, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये ही है। मतलब जैसा किसी ने कहा वैसा ही सेम अगर आपने कॉपी किया तो फिर जैसा बोला उसको वैसा ही बोलना पड़ेगा। लेकिन आप उस सेंटेंस को अपने तरीके से बोलेंगे, नॉर्मली वैसे ही लोग बोलते हैं, तो वहां पे आपको दैट लगाना है और फिर विल के बदले वुड हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले रूल को समझ लिया है। नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 2, टू मेक अ रिक्वेस्ट। अगर किसी से आपको कोई रिक्वेस्ट करना हो तो वहां पे वुड का यूज करते हैं। वुड विल से ज्यादा पोलाइट है, वुड के अंदर में ज्यादा इज्जत है। अगर आपको किसी से इज्जत के साथ इंग्लिश में बात करना है, रिक्वेस्ट करना है इज्जत के साथ, तो हम वहां पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। टू मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड यू प्लीज गिव मी द बुक, क्या आप मेहरबानी करके कृपया करके बुक देंगे। वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे। फेवर मतलब मदद। वुड यू प्लीज लेट मी सिट हियर, क्या आप मेहरबानी करके मुझे यहां बैठने देंगे। और वुड यू प्लीज टेल मी समथिंग, क्या आप मुझे कुछ कहेंगे। जब भी आपको रिक्वेस्ट करना हो तो आप वुड यू प्लीज यूज करेंगे, अगर आपको किसी के साथ इज्जत के साथ रिक्वेस्ट करना हो। रूल नंबर 3, टू इंडिकेट अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए उसके लिए एक और कॉन्स्ट्रक्शन है, वुड यू माइंड। और वुड यू माइंड के बाद आपको याद रखना है कि वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। वुड यू माइंड, इसका मीनिंग हो जाएगा अगर आपको एतराज ना हो, राइट। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, अगर आपको एतराज ना हो तो आप थोड़ा घिसकेंगे। वुड यू माइंड टेकिंग केयर ऑफ माई कार, अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरे कार का ध्यान रखेंगे। वुड यू माइंड टॉकिंग टू मी, अगर आपको एतराज ना हो तो आप मुझसे बात करेंगे। सो दिस इज द रूल नंबर 3। Now we will move to rule number 4. Rule number 4, to indicate a request. अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो, राइट, तो हमेशा हम प्लीज प्लीज कहते हैं, तो प्लीज का सब्स्टिट्यूट भी है, वो है would you be so good as to, या फिर would you be so kind as to, would you be so good as to या फिर would you be so kind as to, आप बोल सकते हैं। Let's have a look at the example to understand it better. Would you be so good as to get me a glass of water? क्या आप मेहरबानी करके एक गिलास पानी देंगे। Would you be so kind as to let me sit here? क्या आप मेहरबानी करके मुझे यहाँ बैठने देंगे। Would you be so kind as to hold my bag? क्या आप मेहरबानी करके मेरा बैग पकड़ेंगे। Would you be so kind as to direct me to this address? क्या आप मुझे इस एड्रेस की रहनुमाई करेंगे, आप मुझे इस एड्रेस की तरफ ले जाएंगे। So this is rule number 4. Let's move to the rule number 5. To express a wish or desire, अपनी चाहत को किसी को बताना। अगर आपकी कुछ चाहत है, कुछ करने की, कुछ खाने की, तो आप किसी को कैसे बताएंगे, उसको बताने के लिए भी हम इंग्लिश में वुड का यूज करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं या कुछ पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं या पूछना चाहूंगा। आई वुड रैदर स्टार्व देन बेग, आई वुड रैदर स्टार्व, स्टार्व मतलब भूख से मरना। आई वुड रैदर स्टार्व, मैं भूख से मर जाऊंगा, देन बेग, भीख मांगने से। भीख मांगने से बेहतर है कि मैं भूख से मर जाऊंगा। वी वुड लाइक यू टू वर्क विथ अस, वी वुड लाइक यू टू वर्क विथ अस। वी वुड लाइक, हम चाहते हैं या हम चाहेंगे, यू, तुमको, कि तुम हमारे साथ काम करो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो। वी वुड लाइक देम टू वर्क सिंसियरली, हम पसंद करेंगे या हम पसंद करते हैं कि वो ईमानदारी से काम करें। नाउ रूल नंबर 6,
टू आस्क अ विश, इसी तरह से किसी के विश के बारे में पूछना हो, किसी की इच्छा या ख्वाहिश को पूछना हो, तो उसके लिए भी हम इंग्लिश में वुड का यूज करते हैं। What would you like to do now? अब आप क्या करना पसंद करेंगे या क्या करना चाहेंगे। What would you like to have? आप क्या लेंगे या क्या खाना पसंद करेंगे। Would you like to have tea or coffee? आप कॉफी या टी लेना पसंद करेंगे। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, would you is more polite than will you। आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि यहाँ पे आप will क्यों नहीं यूज कर सकते। आप will यूज कर सकते हैं, लेकिन वुड विल से ज्यादा पोलाइट है। अगर आपको इज्जत देना है किसी को तो आप विल के बदले वुड यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर में। नाउ वी विल मूव टू रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 की तरफ हम लोग देखते हैं। टू इंडिकेट पास्ट एक्टिविटी, पास्ट की एक्टिविटी को बताने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। पास्ट में अगर कोई काम बार बार हो रहा हो, बार बार होता था, ऐसे काम को अगर बताना है तो उसके लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता था, मैं हर रोज क्रिकेट खेलता था, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, वो बहुत झूठ बोलता था। सो ता था ती थी, इस तरह के सेंटेंस के लिए भी हम वुड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको रूल देखना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये एक्टिव वॉइस का रूल हो गया, और सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव वॉइस का रूल है। एक्टिव वॉइस का मीनिंग हो जाएगा करता था, एंड पैसिव वॉइस का मीनिंग होगा किया जाता था। इन द पास्ट ही वुड रीड वेरी हार्ड। इन द पास्ट माजी में यानी बीते हुए वक्त में वो बहुत मेहनत से पढ़ता था। ही वुड रीड, वो पढ़ता था, वेरी हार्ड, बहुत मेहनत से। सो पास्ट में वो बहुत मेहनत से पढ़ता था। We would go to school together, हम स्कूल एक साथ जाते थे। She would quarrel with everyone, वो हर किसी के साथ झगड़ा करती थी। He would not go to school on time, वो टाइम पर स्कूल नहीं जाता था। Jack would be beaten every day, जैक हर रोज मार खाता था। would be के बाद थर्ड फॉर्म आया, मींस पैसिव वॉइस। जैक वुड बी बीटन एवरी डे, जैक हर रोज मार खाता था। नाउ हियर, ये रूल को आप समझ लें, हियर वुड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय यूज टू। यहां पे जो वुड का यूज है आप उसको यूज टू से भी चेंज कर सकते हैं। यूज टू और वुड का मीनिंग सेम है। जैसे आपको बोलना हो आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, आप इसको आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट भी कह सकते हैं। मैं यूज्ड टू के ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, ये था रूल नंबर 7। अब हम लोग रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। रूल नंबर 8, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट के अंदर में कोई भी प्रोबेबिलिटी को बताना। जैसे इंडिया मैच जीत गया होगा, आपको 100% श्योर नहीं है लेकिन आप गेस कर रहे हैं, इंडिया मैच जीत गया होगा, वो मर गया होगा, वो पास हो गया होगा, वो झूठ बोली होगी, उसने कार कब खरीदा होगा। तो आप पास्ट में कोई भी चीज को गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसके लिए भी हम इंग्लिश के अंदर में वुड हैव का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मीनिंग लिख लें। यहाँ पे दो रूल्स है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस के अंदर में पहले सब्जेक्ट को यूज करना है, फिर वुड हैव एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। हो गया होगा, कोई काम हो गया होगा। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव वॉइस है। किया गया होगा, सो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस है। वुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस है, किया गया होगा। Now let's have a look at the sentences. He would have reached home, वो घर पहुंच गया होगा। Reach means पहुंचना, so he would have reached home, वो घर पहुंच गया होगा। They would not have been allowed to go out. They would not have been allowed, उन्हें allow नहीं किया गया होगा to go out, बाहर जाने की। would not have been के बाद थर्ड फॉर्म है, means passive voice। She would have been killed for money, उसकी हत्या कर दी गई होगी।
उसका कत्ल कर दिया गया होगा पैसे के लिए। वुड हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म में मींस पैसिव वॉइस, सो शी वुड हैव बीन किल्ड, उसका कत्ल कर दिया गया होगा फॉर मनी, पैसा के लिए। रिया वुड हैव लाइड टू हर, रिया वुड हैव लाइड टू हर, रिया ने उससे झूठ बोला होगा। ही वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड यू, वो तुम्हें पहचान लिया होगा। सो फ्रेंड्स, this is the rule number 8. Now we will move to the last and final rule, that is rule number 9, and that's very important. So be attentive. Listen to me very attentively in order to understand. To express possibility in the past in conditional sentences. Conditional sentences के अंदर में past के कोई probability को, possibility को बताना। जैसे मैं अगर ये करता तो ये होता, ऐसा होता तो वैसा होता, ये इसकी मीनिंग है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता, अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं जरूर आता। सो फॉर दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस we use this particular rule. Now, the sentence which has condition, right, उसके अंदर में आपको had यूज करना है। पहले रूल को आप समझ लीजिए। if मतलब अगर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपको had यूज करना है और फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर दूसरे सेंटेंस से पहले then लगाना है, फिर सब्जेक्ट प्लस would have प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मुझे फोन करते तो मैं तुमसे मिलने आता। इफ यू हैड कॉल्ड मी देन, तो आई वुड हैव कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आता। बहुत लोग दोनों सेंटेंस के अंदर में वुड हैव का यूज करते हैं, दैट्स नॉट करेक्ट। द सेंटेंस विच इज कंडीशनल फ्रेज दैट विल हैव पास्ट परफेक्ट हैड, एंड द सेंटेंस विच इज predicate that will have would have। तो याद रखना है, जिस सेंटेंस के अंदर में कंडीशन लगा हुआ है उसके अंदर में आपको हैड और पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, और जिसके अंदर में उस कंडीशन का आंसर है, राइट, उसमें आपको प्रीडिकेट में आपको वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। नाउ वी विल हैव अ लुक एट द एग्जांपल सेंटेंस सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट नाइसली। ओके, सो let me move my, okay. If you had prepared nicely for the interview, then you would have got selected. If you had prepared nicely, अगर तुम अच्छे से तैयारी करते, prepared तैयारी करना, अगर तुम अच्छे से तैयारी करते for the interview की, then you would have got selected, तो तुम select हो जाते। If you had not memorized the lesson, then you would have been punished. If you had not memorized the lesson, अगर तुम लेसन याद नहीं करते, देखिए कंडीशन के अंदर में है इसलिए had लगा। If you had not memorized the lesson, अगर तुम लेसन याद नहीं करते, then you would have been punished, तो तुम्हें पनिश किया जाता। If we had not got your address, then where we would have stayed. If we had not got your address, अगर हमें तुम्हारा एड्रेस नहीं मिलता, then where would we have stayed, तो फिर हम कहां ठहरते। If she had invited him, then he would have come, अगर वो उसे इनवाइट करती तो वो आता। Now same sentence has one more rule that also you have to understand, and that rule is this. अगर आप हैड को पहले यूज करें, अगर आप हैड को यूज पहले करें तो फिर आपको इफ को यूज करने की जरूरत नहीं है। वो हैड का जो पहले यूज करना है वो अगर का माना दे देगा, तो वहां पे आप इफ यूज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसका जो रूल है ये है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, फिर देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, जब लिखने के अंदर में अगर आप कॉमा लगा दें तो फिर देन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते लिखने में तो फिर आपको देन लिखना पड़ेगा। तो जब आप हैड पहले यूज करेंगे तो आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द
example sentences. Had they been elected, they would have ruined the country. अगर उन्हें इलेक्शन में चुन लिया जाता, they would have ruined the country. वो लोग देश को बर्बाद कर देते. ruin बर्बाद करना. Had you teased her, अगर तुम उसे चिढ़ाते, she would have got angry. तो वो नाराज हो जाती. So friend, I believe that now you have understood all the 9 rules of would, how we use would. All right. So practice this all lesson in order to get command over would so that you can use would confidently. If you have any confusion, watch this video again and again and practice it so that you have full conviction and confidence while using would. Now I would like you to do 2 things. Write down in the comment box, what did you learn from this video? That's very important, because if you write down what did you learn one by one, then you will never ever forget. So this is the action, because action speaks louder than words. You might have understood it, but in order to use them confidently, you have to make sure that you are practicing regularly. If you have got some value from this video, why don't you share this video with your friends, family members, and acquaintances? Thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye then.